कि सर जो संवातक होता है वो क्या करता है, ये क्रॉस वेंटिलेशन कराता है। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि गर्म हवा को कमरे से बाहर भेजना और ठंडी हवा को अंदर भेजना, ये कहलाता है क्रॉस वेंटिलेशन। तुमने देखा होगा कि सर ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ही आंधी तूफान और चक्रवात आते हैं, सर्दियों में कभी तुमने आंधी नहीं देखी होगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सर गर्मी में होता क्या है, जमीन हमारी बहुत गर्म हो गई, तो जब हम दोनों को ले जाएंगे अंधेरे कमरे में तो काले कलर की जो बॉल होगी वह हमें ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। कृष्ण पिंड की जो अवशोषण क्षमता है वह 1 होती है। मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर 100 जूल ऊष्मा आई तो वह 100 की 100 जूल ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। कि सर जो प्रकाश विकिरण है और ऊष्मीय विकिरण है उसमें स्पष्ट हमें 3 अंतर नजर आ रहे हैं। सर पहला अंतर कि प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्ध्य कम होती है, ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 68वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 67 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने चालन को, हम ऊष्मा का संचरण पढ़ रहे थे और ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता था, चालन, संवहन और विकिरण। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में चालन को पूरी तरह से कवर कर दिया है और हमने वहीं पर बताया था कि चालन के आधार पर ठोस वस्तुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है चालक, दूसरी होती है कुचालक और तीसरी होती है ऊष्मा रोधी वस्तुएं। इनको हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस क्लास को देखें, उसमें मैंने पहले चालन को बहुत ही डिटेल में समझाया है और थोड़ी सी परिभाषा संवहन की भी दी थी और वहां पर रेडिएशन के बारे में, मतलब विकिरण के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत जानकारी दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, तभी इस क्लास को देखने आए होंगे। आज की क्लास में हम संवहन को डिटेल में समझेंगे और इससे क्या एग्जाम्पल्स हैं, इससे क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर सर रेडिएशन, विकिरण भी हम इसी क्लास में पढ़ेंगे कि विकिरण क्या होता है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर संवहन समझते हैं कि संवहन क्या है। देखो, यहाँ पर संवहन है उसको इंग्लिश में कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन संवहन को इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ मैंने लिख दी है इसकी परिभाषा, वैसे मैं इसको पहले बता चुका था लेकिन ये इसकी डिटेल्ड वीडियो है तो इसमें परिभाषा को मैंने एक बार और लिख दिया है। इस विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए पदार्थ के कण अपना स्थान बदलते रहते हैं। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा, लेकिन कैसे होगा, जिसमें जिस पदार्थ को हम ऊष्मा दे रहे हैं उस पदार्थ के जो कण हैं वे ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अपना स्थान बदलते रहेंगे। ऊष्मा प्राप्त करने के लिए एक कण आएगा, फिर उसको ऊष्मा मिल जाएगी तो वह हल्का होकर दूसरी जगह पर चला जाएगा, फिर वहां पर वो दूसरा कण आएगा जिसके पास ऊष्मा नहीं है, तो एक दूसरा कण आएगा, फिर वह ऊष्मा प्राप्त करेगा, फिर वह चले जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर किसी पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं तो उस पदार्थ के अंदर जितने भी कण हैं वे ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये होता है संवहन। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल है वो लिख भी दिया है और ये जो चित्र है इसकी सहायता से मैं इसको, ये मैंने क्या लिखा है इसको मैं यहाँ इस चित्र में समझाऊंगा। तो हमने कल बताया था कि ये जो संवहन है, संवहन होता है 2 में। पदार्थ के वैसे 3 रूप मैंने बड़े बड़े बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। तो सर सॉलिड में तो चालन होता था, अब बचे द्रव और गैस। तो द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण है, जो ऊष्मा चलती है वह संवहन के माध्यम से ही होती है। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट में। वैसे ही हमने कल लिखा दिया था लेकिन फिर भी लिखा देते हैं कि द्रव, द्रवों, द्रवों तथा, द्रवों तथा गैसों में, गैसों में ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, का संचरण, संवहन, संवहन के द्वारा ही होता है, ही होता है। तो हमें पता चल गया कि सर जो द्रव हैं और गैस हैं अगर उसमें ऊष्मा का संचरण कराना है, ऊष्मा का स्थानांतरण कराना है तो सर वहां पर संवहन के माध्यम से ही होगा। अब हम इस संवहन को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म करने के दौरान ये हम मानते हैं ये एक स्टोव है जो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। तो पानी की जो तली में जो पार्टिकल होंगे, पानी की, मैंने अभी एक पार्टिकल दिखाया है, सभी को दिखाऊंगा तो चित्र खराब लगेगा इसलिए मैंने एक को दिखाया है।
तो पानी की तली में जो पार्टिकल होते हैं सबसे पहले यही ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और यहाँ के जैसे ही तल ऊष्मा प्राप्त कर लेंगे तो वो अपनी जगह छोड़कर फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये कैसे जाते हैं, जैसे इन्होंने ऊष्मा प्राप्त की तो लंबवत परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ उठते हैं। तो ये सीधा सीधा उठकर ये सीधा सीधा यहाँ आ गया है। मैंने लाल कलर से दिखाया है, इसने ऊष्मा प्राप्त कर ली है। ये एक कण है जो ठंडा है, जिसको मैंने काले कलर से दिखाया है। अब देखो, जिस पार्टिकल ने ऊष्मा प्राप्त कर ली वह गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद वह हल्का हो जाता है। अगर ये हल्का हो जाएगा इसीलिए ये सीधा सीधा ऊपर उठ गया। और जो ठंडा होता है वह भारी होता है, तो ये नीचे की तरफ तली की तरफ आएगा। तो जब नीचे की तरफ आ जाएगा ये, तो फिर ये वाला ठंडा वाला नीचे आ जाएगा, और यहाँ से गर्म होकर हल्का होकर वो ऊपर उठ चुका था। तो इस तरह से ये जो क्रिया है ये लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सर संवहन। इसमें हुआ क्या कि पार्टिकल ने गर्मी प्राप्त की और अपनी जगह पर सीधा, एक बात याद रखना कि जब भी गर्मी प्राप्त कर लेता है, ये ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, तो वहां पर परपेंडिकुलर सीधा ऊपर की तरफ उठता है। तो जब बहुत सारे कण एक साथ ऊपर की तरफ ऐसे उठेंगे तो हमको एक करंट जैसा दिखेगा, एक धारा जैसा दिखेगा। तो ये जो ऊपर उठता हुआ ये है, इसको बोलते हैं संवहनीय धाराएं। जब कोई पार्टिकल ऊष्मा प्राप्त कर लेता है तो फिर वह लंबवत ऊपर की तरफ उठता है। तो जब ऊपर की तरफ उठता है, उनको दिखाने के लिए एरो के माध्यम से दिखाते हैं, तो इन एरो को ही बोलते हैं संवहनीय धाराएं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या है। ये है कि जब जल को किसी बर्तन में गर्म किया जाता है तो बर्तन की तली वाले कण पहले गर्म हो जाते हैं, और हल्के हो जाने के कारण लंबवत ऊपर की ओर उठते हैं, लंबवत ऊपर की ओर उठते हैं। तब इन्हें ही संवहनीय धाराएं बोलते हैं। कि ये गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, तो ये हम मानते हैं कि सर ऊपर उठेगा तो एक लाइन बनाता हुआ जाएगा। ऐसा हम एक इमेजिन करते हैं कि ये लाइन बनाता हुआ जाएगा। तो इसको बोलते हैं संवहनीय धाराएं, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये तथा ठंडे कण भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं, और इस प्रकार पूरा जल गर्म हो जाता है। जो ठंडे पार्टिकल हैं वह नीचे की तरफ आएंगे और गर्म ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जो गर्म ऊपर उठेगा ये याद रखना कि परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाता है। इन्हीं को हम संवहनीय धाराएं बोलते हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आया होगा कि सर ये जो संवहनीय धाराएं हैं आखिरकार क्या है, और हमें ये पता चल गया कि सर द्रव है और गैस है, अगर उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा तो वो संवहन विधि से ही होगा। तो ये संवहन विधि होती है। अब हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये वाला। पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ना और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, उसके बाद हमारे आंसर से आप मैच करना। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पढ़कर इनका उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अब हम इसको सवाल को समझते हैं कि ये है क्या। घरों में संवातक क्यों बनाए जाते हैं। अब तुम कहोगे सर संवातक क्या होता है, तो यहाँ एक शब्द आ गया सर संवातक, ये बताइए ये होता क्या है। अगर किसी को पता हो तो वह कमेंट बॉक्स में टाइप करे कि संवातक है क्या। संवातक ये घरों में बनाया जाता है, संवातक घरों में बनाया जाता है। अब ये होता क्या है, तो सर ये जैसा तुमने देखा होगा, तुम तो गांव की भाषा में, नॉर्मल भाषा में इसको बोलते हैं रोशनदान। घर में अगर ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है, वहां से मतलब हवा का आदान प्रदान भी होता है और वहां से प्रकाश भी आता है। तो हम गांव की भाषा में तो उसको नॉर्मली, हमें तो ऐसा लगता है कि सर इसके माध्यम से हम प्रकाश को अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको रोशनदान बोल देते हैं। लेकिन इसको इंग्लिश में वेंटिलेटर बोलते हैं। हम इसमें लिखते हैं जो संवातक है इसको इंग्लिश में वेंटिलेटर कहा जाता है। वेंटिलेटर वेंटिलेटर देखो दो तरह के होते हैं। एक तो वेंटिलेटर ऐसा है जिस पर किसी मरीज को लिटा देते हैं, भाई वो उठ नहीं पा रहा, मतलब उठने की स्थिति में नहीं है, बहुत ही ज्यादा समस्या है, तो वो वेंटिलेटर पर आ गया है। एक तो होता है। लेकिन ये वेंटिलेटर वो है जिसको हम रोशनदान कहते हैं, घरों के ऊपर ऊपर की तरफ ये लगाते हैं। अब हम इस वेंटिलेटर के माध्यम से समझेंगे कि सर एक बात है, ये जो घर में वेंटिलेटर बनाया जाता है, संवातक बनाया जाता है, ये संवातक हमेशा ऊपर की तरफ ही बनाते हैं, हमेशा इसको ऊपर की तरफ ही बना देते हैं। तो सर ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब गैस, हवा क्या है, एक तरह की गैस है, तो हवा जब गर्म होगी तो गर्म होकर सीधे ऊपर की तरफ उठती है, संवहनीय धाराएं बनाएगी और हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी।
आपने ऐसा महसूस किया होगा कि गर्मी के दिन में जब आप किसी कमरे में जाते हो, बंद कमरे में तुमने खोला और अंदर गए, जैसे ही पंखा चालू किया तो पंखा पहले गर्म हवा फेंकता है। तो सर पंखे के पास गर्म हवा कहाँ से आ गई? वो कहाँ से हवा आ गई कि नीचे की जो जमीन गर्म हुई होगी, वहां से गर्म हवा जो है ना हल्की होकर ऊपर उठ गई होगी। तो पंखे के आसपास वो छत है, तो छत के पास में एक मोटी सी परत बना ली होगी गर्म हवा की। तो पहली बार जब पंखा चलाते हैं तो बहुत गर्म हवा फेंकता है, फिर थोड़ी देर बाद वो हवा मिक्स हो जाती है, फिर नॉर्मल हवा आती रहती है। लेकिन जो संवातक होते हैं, वेंटिलेटर होते हैं, वे बनाए जाते हैं ऊपर, क्योंकि हमें मालूम है सर गर्म हवा ऊपर उठेगी और अगर ऊपर वेंटिलेटर होगा तो ये गर्म हवा वहां से बाहर निकल जाएगी और जो ठंडी हवा होगी वो अंदर आ जाएगी, उसी वेंटिलेटर की सहायता से अंदर आ जाएगी। तो वेंटिलेटर का जो प्रमुख काम है वो ये है कि गर्म हवा को बाहर निकालना और ठंडी हवा को अंदर भेजना, ये वेंटिलेटर का मुख्य काम है। तो यहाँ पर वेंटिलेटर को हम बोलते हैं संवातक। यही सवाल है कि घरों में जो संवातक क्यों बनाए जाते हैं, जो घर हैं उसमें ये जो संवातक हैं वे क्यों बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन देखो क्या है, गर्म हवा बाहर भेजने के लिए। हाँ तो ये सही बात है, गर्म हवा को बाहर भेजता है, लेकिन सिर्फ गर्म हवा को बाहर नहीं भेजता है, ये ठंडी हवा को अंदर भी तो भेजता है। तो अगला ऑप्शन है ठंडी हवा को अंदर भेजना, इसका मतलब ये भी काम करता है, ये भी काम करता है। हमें ऑप्शन केवल एक सेलेक्ट करना है। अगला है सर क्रॉस वेंटिलेशन कराने के लिए। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब समझ रहे हो? क्रॉस वेंटिलेशन के अंतर्गत दोनों क्रिया आ गई, गर्म हवा को बाहर भेजना और ठंडी हवा को अंदर भेजना, ये कहलाता है क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन एक क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम से गर्म हवा बाहर की तरफ जाती है और ठंडी हवा अंदर की तरफ आ जाती है, इसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन। तो ये है हमारा ऑप्शन, ये होगा हमारा इस सवाल का सही जवाब। क्रॉस वेंटिलेशन इनके माध्यम से किया जाता है। लास्ट है ऑप्शन प्रकाश अंदर आने के लिए। तो ये तो एक सेकेंडरी काम है कि सर प्रकाश आ जाता है, वैसे प्रकाश के लिए हम स्पेशल नहीं बनाते, प्रकाश के लिए घरों में लाइट लगा लेते हैं और हमारे दरवाजे भी हैं, तो प्रकाश के लिए हम इसको स्पेशल नहीं बनाते हैं। ये जो संवातक है इसको इंग्लिश में वेंटिलेटर कहा जाता है, वेंटिलेटर हम याद रखेंगे। तो इसका काम क्या है? क्रॉस वेंटिलेशन कराना। क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ लिख सकते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया सर वेंटिलेटर है क्या और ये क्या करता है, इसका काम क्या है। तो हम इसका काम लिखेंगे, इसका काम क्या है, ये जो घर में ये वेंटिलेटर बनाया जाता है तो इसका काम क्या है, तो हम यहाँ काम लिख देंगे क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस क्रॉस वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ये इसका काम है। हमें याद रहे कि सर जो संवातक होता है वो क्या करता है, ये क्रॉस वेंटिलेशन कराता है। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि गर्म हवा को कमरे से बाहर भेजना और ठंडी हवा को अंदर भेजना, ये कहलाता है क्रॉस वेंटिलेशन। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला हम क्वेश्चन समझते हैं ये वाला, वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है। जो हमारा वायुमंडल है वह गर्म हो जाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो हमें मालूम है कि जो प्रकाश है ये है, ये कह रहा है कि ऊष्मीय विकिरण के कारण गर्म होता है, कि सर ऊष्मीय चालन के कारण गर्म हो रहा है, या प्रकाशीय किरणों के कारण गर्म हो रहा है, या फिर संवहनीय धाराओं के कारण गर्म हो रहा है। तो ये गर्म होता है सर संवहनीय धाराओं के कारण। अब हम समझते हैं कि सर ऐसा क्यों, ये संवहनीय धाराओं के कारण क्यों गर्म होता है। ये रेडिएशन के कारण गर्म नहीं होता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण आती है सर, उसके अंदर ऊष्मा जितनी है वह ऊष्मा लेकर आती है। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो उस आती हुई किरण से हमारा मौसम गर्म नहीं होता है, वायुमंडल गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, तो ऊष्मा लॉस इतना हो नहीं पाता है। दूसरा सर कारण कि वो एक तरंग के रूप में आती है, बहुत ही वेव्स की फॉर्म में आती है और उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो आता हुआ प्रकाश है, आता हुआ प्रकाश वह वायुमंडल को गर्म नहीं करता है, वहां से सीधी सीधी वायु में गर्मी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जब आता हुआ प्रकाश जब जमीन पर पड़ेगा तो जमीन गर्म होगी, और जब जमीन गर्म होगी तो यहाँ से नीचे की वायु गर्म होगी, और जब नीचे की वायु गर्म हो जाएगी तो वह हल्की हो जाएगी, हल्की होने के कारण वह ऊपर की तरफ उठेगी। तो जब ऊपर की तरफ उठेगी तो संवहनीय धाराएं बनेगी, और यही संवहनीय धाराएं जब वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके वहीं रोक लेता है। इसका मतलब वह कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को बाहर निकलने ही नहीं देगा, इसलिए हमारा पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग तुमने देखा होगा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्योंकि जमीन गर्म होने के कारण यहाँ से संवहनीय धाराएं उठती हैं, तो वो संवहनीय धाराएं ऊपर जा ही नहीं पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको वहीं बीच में रोक लेता है और पूरा मौसम गर्म कर देता है।
तो ये जो है इस सवाल का जवाब कि वायुमंडल गर्म होने का कारण क्या है, तो ऊष्मीय हम विकिरण नहीं बोलेंगे। विकिरण क्या है? ये प्रकाश से आने वाली किरण है, उसको बोलेंगे ऊष्मीय विकिरण। तो लेकिन सर उस आने वाली किरण से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। वायुमंडल गर्म होता है जमीन गर्म होने के कारण, जब वहां से संवहनीय धाराएं निकलती हैं तो उनके माध्यम से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो यहाँ इस सवाल का जवाब होगा संवहनीय धाराएं। अब हम यहाँ से एक बात और समझ सकते हैं नोट पॉइंट में। एक बात हम यहाँ नोट पॉइंट में लिखेंगे कि ये जो संवहनीय धाराएं हैं, तुमने इनको डिटेल में कहाँ पढ़ोगे? इनको पढ़ोगे ज्योग्राफी में। संवहनीय धाराओं के कारण ही लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। और अगर लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आंधी, तूफान, चक्रवात आते हैं। तो सर इनके पीछे का लॉजिक क्या है कि सर आंधी, तूफान और चक्रवात आ जाते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन हम पहले एक ये वाला नोट पॉइंट लिखा देते हैं कि फ्रिज तथा एसी को, अच्छा ऐसा फ्रिज नहीं, यहाँ सिर्फ एसी लिखो ना, एसी एसी को घरों में ऊपर ऊपर लगाया जाता है। क्यों? ये जो एसी है, एयर कंडीशनर जिसको हम बोलते हैं, इसका काम क्या है? एसी का काम, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर हमारे कमरे को ठंडा करना, तो सिर्फ ये काम नहीं है, ये भी एक तरह से वेंटिलेटर का ही काम करती है। ठंडी हवा अंदर भेजती है और गर्म हवा बाहर भी खींचती है। एसी के दो काम होते हैं कि तुम्हारे घर में ऊपर की तरफ, कमरे में जो ऊपर की तरफ जो गर्म हवा होगी, उस गर्म हवा को खींचेगी, और उसको हवा को खींचने के बाद तुमने देखा होगा कि एसी से दो पाइप पतले पतले निकल के जाते हैं। वे कॉपर के वायर होते हैं, इसको हम कॉपर ट्यूबिंग कहते हैं। सर कॉपर के वायर के माध्यम से ऊष्मा, पूरी कमरे की ऊष्मा खींचकर उस जो छत पर पंखा रख देते हैं, एसी का एक पंखा लगता है अलग से, तो वह पंखा क्या करता है? ऊष्मा को, पूरी की गर्मी को खींच लेता है। तो एसी के दो काम होते हैं। पहला काम है तुम्हारे कमरे की जो गर्मी है ना, उस गर्मी को खींचना और बाहर निकाल देना, पहला काम। दूसरा काम, कमरे में ठंडी हवा को प्रवेश कराना। तो उसके भी दो काम हो गए। कुल मिलाकर वो भी क्रॉस वेंटिलेशन करा रहा है। एसी भी क्रॉस वेंटिलेशन कराती है, गर्मी बाहर निकाल देती है उस पंखे के माध्यम से, और ठंडी हवा को अंदर भेज देती है, तो हमारा कमरा ठंडा हो जाता है। तो ये लिखा है कि एसी को घरों में ऊपर ही लगाया जाता है। क्यों? तो इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कि जैसे मान लो एसी ऊपर लगा दी गई है और हमें मालूम है सर ठंडी हवा होती है भारी, तो जब हम ऊपर लगाएंगे तो यहाँ से ठंडी हवा निकालेगा तो वो नीचे की तरफ आराम से आएगी। तो जब हवा ठंडी नीचे की तरफ आएगी तो पूरा कमरा ठंडा होता चला जाएगा, नीचे से आराम से ऊपर ऊपर की तरफ इस तरह से ठंडा होता चला जाएगा। लेकिन अगर एसी को हम नीचे ही लगा दें तो सिर्फ ठंडी हवा निकालेगा और ठंडी हवा नीचे ही रहेगी, तो हमारे कमर से नीचे जो पैर पैर हैं वो ठंडे लगेंगे, ऊपर गर्मी रहेगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाएगी और नीचे ठंडी हवा की एक लेयर बन जाएगी। तो एसी नीचे इसलिए नहीं लगाई जाती। दूसरा इसका ये भी कारण है कि अगर एसी ऊपर है तो उसका एक काम ये भी तो था कि सर गर्मी को, कमरे की गर्मी को खींच कर बाहर निकाल देना। तो अगर ऊपर लगा है और हमें मालूम है सर गर्म हवा यहाँ से उठकर ऊपर जाती है, तो ऊपर पूरी पूरी गर्म हवा कहाँ पर है? ऊपर है। तो अगर गर्म हवा ऊपर है तो आराम से पूरी हवा को खींचकर बाहर फेंक देगा, और ठंडी हवा निकालेगा तो वो आराम से नीचे बैठेगी। तो यहाँ इसका मतलब एसी को ऊपर ही लगाया जाता है। इसके पीछे कारण दो है। पहला काम कि सर ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो अगर हम ऊपर लगा देंगे तो आराम से ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी, तो हमें आराम से ठंडक महसूस होगी। दूसरा सर काम कि ये जो गर्मी को निकालेगा बाहर, एसी जो है ना गर्मी को भी बाहर निकालेगा। तो जब गर्मी बाहर निकालेगा तो गर्मी तो वही ऊपर की तरफ है ना। अगर तुम एसी नीचे, मतलब एसी नीचे लगा दोगे तो गर्मी की लेयर ऊपर है, तो वो निकाल कहाँ पाएगा गर्मी को? इसीलिए एसी को ऊपर लगाया जाता है। तो ये समझ में आ गया कि एसी को घरों में ऊपर ही लगाया जाता है। क्यों? तो इस क्यों का जवाब हम दो दे सकते हैं कि ठंडी हवा नीचे बैठती है, और दूसरी गर्म हवा ऊपर ऊपर उठती है। गर्म हवा ऊपर उठेगी, तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो आराम से वहां से गर्म हवा बाहर भेज देगा और ठंडी हवा अंदर भेज देगा।
ये यही कारण है कि एसी को ऊपर लगाया जाता है। अगला सर फ्रिज है। फ्रिज में तुमने देखा होगा, फ्रिज का जो फ्रीजर होता है वो फ्रीजर नीचे नहीं बनाया जाता, फ्रीजर को ऊपर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि सर ठंडी हवा नीचे की तरफ आएगी, तो फ्रीजर में से जो ठंडी हवा निकलती है वो ऊपर पहले बर्फ जमा देगी और उसकी जो ठंडी हवा है वह नीचे की तरफ रिसते हुए आएगी। तो जब वो नीचे की तरफ हवा आएगी तो नीचे की चीजों को भी ठंडा कर देगी। अगर हम उस फ्रीजर को नीचे बना देंगे तो सर हमें मालूम है ठंडी हवा नीचे ही बैठती है, तो फ्रीजर नीचे है तो उस ठंडी हवा को ऊपर नहीं भेज पाएगा और हम वस्तुएं ऊपर रख देंगे तो वो वस्तुएं इतनी ठंडी नहीं हो पाएंगी। इसलिए तुमने देखा होगा फ्रिज का जो फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जमती है वह उसके अंदर ऊपर की तरफ ही रहता है। तो हम यहाँ एक और बात याद रखेंगे, नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि फ्रिज का फ्रीजर भी ऊपर ऊपर बनाया जाता है। अब इसका क्यों, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है ये पहले वाला कि ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो ठंडी हवा नीचे बैठेगी तो फ्रीजर ऊपर होगा, वो ठंडी हवा निकाल रहा होगा, तो वहां से ठंडी हवा आराम से नीचे बैठती हुई जाएगी, तो जो चीजें नीचे रखी होंगी वो भी आराम से ठंडी होती जाएंगी। लेकिन अगर नीचे बना देंगे तो फिर ठंडी हवा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। यही कारण है कि फ्रीजर जो होता है वह हमेशा नीचे बनाया जाता है। तो हमें इतना समझ में आएगा। अब हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जैसे तुमने देखा होगा समुद्री हवाएं, तो समुद्री हवाएं दिन में जो होती हैं वे समुद्र से जमीन की तरफ आती हैं और रात में क्या होता है, जमीन से समुद्र की तरफ हवा चलती है। सर इसके पीछे क्या कारण है? ज्योग्राफी में हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे भी संवहनी धाराओं का एक कॉन्सेप्ट लगता है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो जमीन है, जमीन और पानी, समुद्र में पानी है और जमीन है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो पानी है और एक जमीन है। जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो एक समान रूप से पानी के ऊपर पड़ेगा और जमीन के भी ऊपर पड़ेगा। जमीन का गुण होता है कि सर जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जैसे ही दिन निकला, जैसे ही सूरज आया, तो सूरज ने समान रूप से किरणें पानी पर भी डाली और जमीन पर भी डाली, तो जमीन जल्दी गर्म हो गई और ये अभी गर्म हो नहीं पाया है। तो जमीन जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो सर जमीन के आसपास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो जब यहाँ से वायु ऊपर चली जाएगी संवहनी धाराओं के माध्यम से, तो सर जमीन पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और समुद्री तल पर कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। और इस लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र से हवाएं तीव्र गति से इसको भरने के लिए आएंगी, समुद्र से बहुत तीव्र गति से हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएंगी। तो यही कारण है कि दिन के समय में समुद्र से जमीन की तरफ हवाएं चलती हैं और रात्रि के समय में उल्टा हो जाता है। अब तुम कहोगे सर कैसे उल्टा हो जाता है? तो देखो, रात्रि के समय में क्या होता है कि जमीन तो बहुत जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन पानी पूरे दिन तक गर्म हुआ है, तो अब ये बहुत देर में ठंडा हो पाएगा। तो जमीन की अपेक्षा पानी गर्म रहता है, तो पानी के आसपास का जो एरिया है वह गर्म है, वहां की हवाएं गर्म है तो ऊपर उठ जाती हैं, संवहनी धाराओं के माध्यम से हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, तो पानी के ऊपर हो जाएगा लो प्रेशर। और जमीन बहुत ठंडी हो गई है तो यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हवा हमेशा लो प्रेशर की तरफ भागती है, तो फिर जमीन से हवा समुद्र की तरफ भागना स्टार्ट करेगी। ये होता है इसके पीछे का लॉजिक, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का। वहां पर भी ये संवहन ही काम कर रहा है, संवहनीय धाराएं ही काम कर रही हैं। तो एक नोट पॉइंट में हम इसको लिख देते हैं, डिटेल में तो हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ मानते हैं ये है समुद्र, ये है समुद्र, ये समुद्र है, और ये है जमीन, ये हम मानते हैं ये है जमीन। दिन में क्या होता है? दिन के समय में क्या होगा? हम दो कंडीशन बनाएंगे, डी ए बाई दिन। अच्छा यहाँ नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। दिन की कंडीशन पहले हम समझते हैं कि सर दिन में क्या होगा। दिन में क्या होगा कि ये जो जमीन होगी वह बहुत गर्म हो जाएगी, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, ये धीरे धीरे गर्म होता है। तो जैसे ही दिन आएगा तो ये जल्दी गर्म हो जाएगी, यहाँ पर संवहनी धाराएं उठेंगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ जब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, एलपी मतलब लो प्रेशर, और यहाँ की इतनी ये गर्मी आ नहीं पाएगी, तो यहाँ होगा हाई प्रेशर, यहाँ एक तरह से होता है हाई प्रेशर। तो हवा जो किधर चलती है? हवा हमेशा
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, तो दिन के समय में हवाएं इधर की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ये वाली। तो समुद्र से जमीन की तरफ दिन की तरफ समय में हवाएं, ये है हवा, हवा या इसको बोलते हैं समुद्री हवा। तो दिन के समय में क्या होता है, ये हवाएं समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं। सर क्यों चलती हैं? क्योंकि सर जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी और गर्म होने के कारण यहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, और हवा गर्म हो गई है तो वह ऊपर उठ जाएगी, फिर नीचे खाली जगह बचेगी, और खाली जगह बचेगी मतलब लो प्रेशर होगा। अच्छा, ये जो उठ रहा है इसको क्या बोलते हैं? संवहनीय धाराएं। ये संवहनीय धाराएं, धाराएं ये संवहनीय धाराएं हैं। तो ये तो दिन का कंडीशन बन गया। अब हम एक रात की कंडीशन और बनाते हैं। रात्रि में क्या होगा? ये है समुद्र, ये समुद्र है और ये जमीन है, जमीन। अब होगा क्या? ये नाइट है, NIGHT। रात्रि के समय में क्या होगा कि देखो, जैसे ही सूर्य ढला तो सर ये तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जमीन तो ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। जब ये पानी ठंडा नहीं होगा तो इसके आसपास की जो वायु होगी वह गर्म होगी, और गर्म होकर ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो यहाँ संवहनीय धाराओं के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जमीन पर क्या होगा? जमीन पर होगा हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ की अभी हवाएं ठंडी होंगी। तो फिर हवाएं किधर चलना स्टार्ट होंगी? जो हवाएं हैं, वायुमंडल की जो हवाएं हैं, वह नाइट के समय में, रात के समय में ये इधर से इधर की तरफ चलेंगी, मतलब जमीन से समुद्र की तरफ। ये है जमीन, जमीन। तो जमीन से समुद्र की तरफ चलती हैं ये समुद्री पवनें, इनको बोलते हैं समुद्री पवनें, समुद्री पवनें। ये समुद्री पवनें हैं, ये हवा है या फिर इसको हम बोलते हैं समुद्री पवनें। तो कुल मिलाकर ये हमें नोट पॉइंट भी समझ में आया कि जो पवन चलती हैं, सर पवन चलने के भी दो कारण हैं। एक, सर किधर लो प्रेशर है और किधर हाई प्रेशर है, पहला कारण तो ये है। दूसरा, सर दिन है कि रात है, ये निर्धारित करेगा प्रेशर को कि कहाँ प्रेशर कम है, कहाँ प्रेशर ज्यादा है। जहां गर्मी ज्यादा है वहां लो प्रेशर होगा, जहां सर्दी है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, वहां हाई प्रेशर होगा। और हमेशा हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। यही कारण है कि सर समुद्री हवाएं जो हैं उनका अब हमें लॉजिक समझ में आया होगा कि सर दिन के समय में समुद्र से जमीन की तरफ हवा आती है और रात के समय में जमीन से समुद्र की तरफ जाती है। तुमने देखा होगा कि सर ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ही आंधी, तूफान और चक्रवात आते हैं। सर्दियों में कभी तुमने आंधी नहीं देखी होगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सर गर्मी में होता क्या है, जमीन हमारी बहुत गर्म हो गई, तो गर्म होने के कारण पूरा वायुमंडल गर्म होकर वहां की हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ लो प्रेशर हो गया। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए कहीं दूर से बहुत तीव्र गति से हवाएं आएंगी। जब बहुत तीव्र गति से हवाएं इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएंगी तो हमें गर्मी में ऐसी लू, लपट, जिसको हम बोलते हैं लू चलती हुई प्रतीत होती है, आंधी आती है, वह गर्मी के मौसम में ही होता है। चक्रवात भी आते हैं। मान लीजिए कहीं लो प्रेशर हो चुका है और चारों तरफ की हवा इसको भरने के लिए आ रही है, तो फिर चारों तरफ से जब हवाएं टकराती हैं तो चक्रवात का निर्माण करती हैं। तो हमें समझ में आया होगा कि सर संवहनीय धाराओं के कारण ही कहीं पर लो प्रेशर और कहीं पर हाई प्रेशर हो जाता है। जहां ज्यादा गर्मी होगी हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर बना देगी, और जहां थोड़ा मौसम ठंडा होगा वहां हाई प्रेशर होगा, और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। यही कारण है कि समुद्री जो पवनें हैं वह दिन में समुद्र से जमीन की तरफ और रात में जमीन से समुद्र की तरफ दौड़ती हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि सर ये संवहन कन्वेंशन होता क्या है। ये जो चीज है इसको तो डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी जानकारी आ गई थी संवहन की, तो मैंने बता दिया कि सर कन्वेंशन आखिरकार होता क्या है। हम केवल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सर ये हमारे इधर का जो पोर्शन है ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज्योग्राफी में फिजिक्स के लगभग ज्यादातर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्योग्राफी में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही अगर हम ज्योग्राफी को समझेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, बहुत बेस्ट समझ में आता है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि तुम्हें संवहन समझ में आया होगा। पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम विकिरण को भी डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम विकिरण समझते हैं कि विकिरण क्या होता है। विकिरण को इंग्लिश में रेडिएशन कहा जाता है। ये जो रेडिएशन है इसकी यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है। वैसे रेडिएशन की परिभाषा हम एक बार समझ चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर मैंने, क्योंकि इस यहाँ पर हम इसका डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा दोबारा से लिखी है।
चलो हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। यह ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच भी जाएगी, लेकिन इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश किरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है, सेम उसी प्रकार से ऊष्मा भी किरण के माध्यम से आगे बढ़ती है, इसीलिए इसको विकिरण कहा जाता है। तो ये हमें समझ में आया। अगली ये जो पॉइंट है, इस विधि में ऊष्मा प्रकाश किरणों की तरह आगे बढ़ती है। जिस तरह से प्रकाश आगे बढ़ता है किरणों के माध्यम से, सेम उसी प्रकार से ऊष्मा भी आगे बढ़ती है किरणों के माध्यम से। तो हम यहाँ अगला समझते हैं, ये पॉइंट क्या है। सामान्यतः सभी गर्म पदार्थ ऊष्मा विकिरण के रूप में त्यागते हैं। जितने भी संसार के गर्म पदार्थ हैं, वे अपर अपने अंदर से अगर ऊष्मा का त्याग करेंगे तो वह हमेशा विकिरण के माध्यम से ही करते हैं। अब विकिरण के माध्यम से ज़्यादा करते हैं। अगर मान लीजिए किसी धातु का संपर्क, एक ठंडी धातु का संपर्क एक गर्म धातु से कर देंगे, तो सर चालन के माध्यम से भी ऊष्मा का ट्रांसफर कुछ होगा इधर, लेकिन उससे भी ज़्यादा विकिरण के माध्यम से ऊष्मा लॉस होगा। तो जितनी भी गर्म वस्तुएं होती हैं इस संसार की, सभी वस्तुएं अपने अंदर से ऊष्मा को विकिरण के रूप में निकालती हैं। यही कारण होता है कि जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हमने गर्म कर दिया है, तो गर्म करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब वह ठंडी हो जाती है। तो सर हमने गर्म करने के बाद तो वो रख दिया था, हमने इसका संबंध किसी से किया नहीं, इसका कनेक्शन किसी दूसरी धातु से किया नहीं, ताकि वहाँ पर उसका चालन हो जाए। चालन के लिए हमने किसी दूसरी धातु को टच कराया नहीं। संवहन तो द्रव और गैस में होता है, और वो है सॉलिड चीज़। तो फिर वो सॉलिड चीज़ ठंडी कैसे हो गई? क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई भी चीज़ है, अगर वह सॉलिड है और अगर वो गर्म है, तो अपने अंदर से ऊष्मा का लॉस करेगी लगातार। हमें अपनी आंखों से नहीं देख देख सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं उसकी गर्माहट से। तो वह अपने अंदर से किरणों के माध्यम से ऊष्मा लॉस करेगी, तो उसी को हम बोलते हैं विकिरण। तो ये हमने ये भी पॉइंट समझ लिया। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे ये जो सूर्य है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण जिस तरह से आती है, तो उसी तरह से ऊष्मा भी चलती है। इसी को रेडिएशन कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है कि जैसे खाना बनाने वाले बर्तन हैं, तो जिनकी निचली सतह है वह खुरदरी और काली बनाई जाती है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो काला कलर का जो खुरदरा है, कोई भी सतह है, खुरदरी है, अगर उस पर ऊष्मीय विकिरण आ रहा है, तो वह उतना ही अधिक ऊष्मा, जितना ज़्यादा वो खुरदरा होगा, उतनी ही अधिक ऊष्मीय विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। और अगर चिकना होगा तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसीलिए होता क्या है कि जो बर्तन होता है, जैसे खाना बनाने वाला, तो उसकी जो निचली सतह है उसको थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है, ताकि जब हम किसी स्टोव पर या फिर चूल्हे पर रखें तो वो जल्दी से गर्म हो जाए। क्योंकि खुरदरा होगा तो ऊष्मा बहुत तीव्र गति से अवशोषित करेगा, और अगर चिकना होगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट भी कर सकता है, इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो देखा होगा जैसे तवा होता है, या फिर आपकी कढ़ाई है, या फिर और भी जो भी चीज़ें होती हैं जिन पे खाना हम बनाते हैं, उनकी निचली सतह आप देखना वह खुरदरी और काली होगी। सर काली क्यों होती है? खुरदरी तो हमें समझ में आ गया, सर खुरदरी है तो ऊष्मा जल्दी जल्दी अवशोषित करके गर्म हो जाएगा जल्दी बर्तन। और काली क्यों होती है? क्योंकि काला रंग भी एक ऐसा रंग है जो ऊष्मा के विकिरण को बहुत तीव्र गति से अवशोषित कर लेता है। ऊष्मीय विकिरण को बहुत तीव्र गति से अवशोषित करता है काला कपड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों के मौसम में काले कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि काला कपड़ा क्या होगा, प्रकाश से आने वाली विकिरण को बहुत तीव्र गति से अवशोषित करके हमारे शरीर को गर्म रखेगा। तो सर्दियों के मौसम में हमें काला कपड़ा पहनना चाहिए। और गर्मियों के मौसम में क्या होता है? गर्मियों के मौसम में सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ा होता है वह ऊष्मीय विकिरण का बहुत अच्छा परावर्तक होता है। वहाँ से ऊष्मीय विकिरण टकराकर वापस लौट जाता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों के दिनों में काले कपड़े पहनने चाहिए। अब हम यही इसी वाले पॉइंट पर लौटते हैं कि जो बर्तन की निचली सतह है वह काली और खुरदरी इसीलिए बनाई जाती है ताकि वह अधिक से अधिक ऊष्मा अवशोषित करके बर्तन को जल्दी से गर्म कर दे, ताकि खाना बहुत जल्दी बन जाए। तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि आखिरकार बर्तन की जो निचली सतह होगी वह खुरदरी और काली बनाई जाएगी। ऐसा क्यों बनाया जाएगा? तो हम इस क्यों का जवाब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ऐसा क्यों। तो हम इस क्यों के जवाब में लिखेंगे
चूंकि काला काला रंग एंड खुरदरी सतह खुरदरी सतह ऊष्मीय ऊष्मीय विकिरण विकिरण की अच्छी अच्छी अवशोषक होती हैं अवशोषक होती हैं। ये हमने इस क्यों का जवाब लिख दिया, क्योंकि भाई जो काला कलर का होगा वो और जो खुरदरी सतह होगी वो ऊष्मा बहुत तीव्र गति से अवशोषित कर लेती हैं। इसीलिए देखो बर्तन की निचली सतह तो बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है और जो ऊपर की सतह बनाते हैं वह चिकनी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सर बर्तन ऊपर का ज़्यादा गर्म ना हो ताकि हमें उसको आराम आराम से हम पकड़ के उतार सकें, लेकिन निचली सतह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ताकि हमारा खाना अच्छे से बन जाए। इसीलिए निचली सतह को खुरदरा बनाते हैं और ऊपर की सतह जो होती है वो चिकनी बनाई जाती है। तो इतना हमें समझ में आ गया। हम यहाँ से एक बात और लिख सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में काले कपड़े पहनने चाहिए। यही देखो कारण उसका यही है, तो हम लिख देंगे इसीलिए। ये है इसीलिए का साइन। इसीलिए सर्दियों में काले कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े कपड़े पहनने चाहिए। ये हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर सिर्फ काले ही नहीं, जो डार्क कपड़े हैं, जो डार्क कलर वाले हैं, वे काला तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता ही है, साथ ही साथ जो बहुत गहरे कलर हैं वे भी ऊष्मा का अवशोषण अच्छी मात्रा में कर लेते हैं। तो हमें सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कपड़े या फिर काले कपड़े पहनने चाहिए, तो हमारा शरीर गर्म रहता है। तो ये हमें समझ में आ गया। हम अब यहाँ से बात करते हैं अगला एग्जाम्पल कि गर्मियों में क्या होता है। अच्छा, यहाँ से एक बात और समझते हैं, जैसे कि चलो पहले हम वो पॉइंट बताएंगे, उसके बाद उसको दोनों को मिक्स करेंगे क्योंकि उन दोनों से मिक्स सवाल है वो। तो पहले हम गर्मियों वाला भी लिखते हैं कि गर्मियों में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं। हम गर्मियों में पहनते हैं सफ़ेद कपड़े, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या करता है, ऊष्मीय विकिरण का बहुत अच्छा वो परावर्तक होता है, टकरा कर चला जाएगा ऊष्मीय विकिरण। इसीलिए हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि गर्मियों गर्मियों में हमें हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। सफ़ेद कपड़े पहनने पहनने चाहिए। यहाँ लिखा है गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अब हम इसी के पीछे लिख दें ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों करें, क्यों। तो इस क्यों का जवाब क्या है, इस क्यों का जवाब यही है कि सफ़ेद कपड़ा ऊष्मीय विकिरण का बहुत अच्छा परावर्तक होता है। हम लिख देंगे चूंकि क्योंकि सफ़ेद कपड़ा कपड़ा ऊष्मीय विकिरण विकिरण का अच्छा अच्छा परावर्तक होता है। ये जो क्वेश्चन है इसका ये जवाब मिल गया कि ये ऊष्मीय विकिरण का बहुत अच्छा परावर्तक है। अब जब परावर्तक अच्छा है तो हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे गर्मी में, तो ऊष्मीय विकिरण सूर्य से हमारे पास आएगा लेकिन उस वस्त्र से टकरा कर वापस चला जाएगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी किया जाएगा लेकिन काले की अपेक्षा बहुत कम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें थोड़ी सी राहत रहती है सफ़ेद कपड़े में अगर गर्मी में हम पहनेंगे तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ से इन दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि एक देखो समान द्रव्यमान की दो हमने गोली या फिर गोले मान लो, बड़े बड़े गोले, एक समान धातु है और समान ही द्रव्यमान के दो गोले हैं, उनको समान टेम्परेचर हमने दिया लेकिन गोलों का जो कलर है वो अलग अलग है।
एक है काले कलर का और एक है सफ़ेद कलर का। दोनों को हमने समान टेम्परेचर दे दिया और समान टेम्परेचर देने के बाद फिर दोनों को हम अंधेरे कमरे में ले गए। तो फिर हमने देखा, तो हम आपसे पूछ रहे हैं तो बताइए कौन सा गोला अधिक चमकेगा। तो वहाँ पर काला जो गोला था वह अधिक चमक रहा था और सफ़ेद गोला कम चमकेगा। क्यों? क्योंकि ये हमने अभी बताया है कि जो काला है वह ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। तो जो जितना अच्छा अवशोषक है वह उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होता है। तो हमने समान टेम्परेचर दिया दोनों बॉलों को, तो काले वाले ने ज़्यादा ऊष्मा अपने अंदर स्टोर कर ली होगी, सफ़ेद वाले ने कम ऊष्मा स्टोर की होगी। तो जब हम दोनों को ले जाएंगे अंधेरे कमरे में तो काले कलर की जो बॉल होगी वह हमें ज़्यादा चमकदार दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख देंगे। नोट पॉइंट का ये क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूँ कि दो समान समान द्रव्यमान द्रव्यमान कोमा आकार आकार की दो समान द्रव्यमान कोमा आकार की बॉल बॉल समान समान ताप द्वारा गर्म की गई हैं गर्म की गई हों तो काली वाली, अच्छा यहाँ पर मैंने वो नहीं बताया कि इनका कलर कैसा है, की गई हों तथा तथा इनका इनका रंग क्रमशः क्रमशः सफ़ेद सफ़ेद कोमा काला काला है। तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तो काले रंग की बॉल अधिक चमकेगी। तो काले रंग की बॉल काले रंग की बॉल अधिक चमकेगी अधिक चमकेगी ये है अधिक चमकेगी। तो ऐसा क्यों है? अगर हम इसके भी पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा दें कि सर ऐसा क्यों होता है, अधिक चमकेगी तो ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब हम जानते हैं। क्योंकि काले कलर का जो कोई भी काले कलर की जो बॉल होगी वह ऊष्मा का अवशोषण बहुत अच्छी करती है और सफ़ेद कलर की बॉल होगी वह ऊष्मा की कुछ मात्रा को रिपल्स कर देगी, प्रतिकर्षित कर देगी, दूर भगा देगी, उसका परावर्तन कर देगी। तो हम यह लिख देंगे चूंकि काला काला रंग अच्छा, ऐसे लिखो ऊष्मा का अच्छा अच्छा अवशोषक होता है अवशोषक होता है। ये हमने इसका लॉजिक लिख दिया कि भाई ऐसा क्यों होता है। हमने कहा काले रंग की बॉल अधिक चमकेगी, तो हमने आगे लिख भी दिया है कि ऐसा क्यों है। तो इस क्यों का जवाब हमने ये दिया है कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है और सफ़ेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। ये बात है। तो हमें ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम यहाँ पर लिखें कुछ नोट पॉइंट, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर ऊष्मीय विकिरण गिर रहा है, तो सर ऊष्मीय विकिरण अगर उसके ऊपर गिराएंगे तो दो कंडीशन होंगी। ऊष्मा का कुछ भाग वह अवशोषित कर लेगा, तो हम यहाँ से समझेंगे एक टर्म कि सर अवशोषण क्षमता क्या होती है। एक बात तो ये, दूसरा कि अगर किसी वस्तु ने ऊष्मा का अवशोषण किया है तो सर वह ऊष्मा फिर निकालेगी भी, तो मतलब उत्सर्जन भी तो करेगी। तो यहाँ से एक शब्द आएगा उत्सर्जन क्षमता। तो अगर हम बात करें सर ऊष्मीय विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के भी दो गुण होते हैं, पदार्थों की दो क्वालिटी होती हैं, उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता। तो हम यहीं पर लिखते हैं, नोट पॉइंट एक लिख देंगे यहाँ से। एक तरह से दो भागों में हमें इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ से इधर की बात करेंगे, यहाँ यहाँ लिखते हैं एक नोट पॉइंट कि वस्तुओं के वस्तुओं वस्तुओं द्वारा
ऊष्मा ऊष्मा के अवशोषण तथा तथा उत्सर्जन उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के दो गुण होते हैं। मतलब अवशोषण और उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के दो गुण होते हैं। तो नंबर एक क्या है? यह है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता, हर एक पदार्थ की एक अलग उत्सर्जन क्षमता होगी। दूसरी है अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता, यह है अवशोषण क्षमता। तो अब हम यहां से समझते हैं कि सर ये उत्सर्जन क्षमता क्या है। तो हम हेड नोट कर लेंगे, उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता क्या होती है ये हम समझते हैं। तो देखो, उत्सर्जन क्षमता क्या है? किसी पदार्थ द्वारा उसके एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी भी ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसे उसकी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। मतलब क्या है? किसी पदार्थ के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी भी ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वह उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इतना हम यहाँ पर लिख देंगे। ये उत्सर्जन क्षमता क्या है कि किसी पदार्थ के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से 1 सेकंड में जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह मात्रा ही उस पदार्थ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ये पदार्थ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ये हमें समझ में आ गया। अगला है सर ये अवशोषण क्षमता। तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे, अवशोषण क्षमता। तो अवशोषण क्षमता क्या है कि हम यहाँ लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अवशोषण क्षमता का फॉर्मूला होता है अवशोषित की गई ऊष्मा बट्टे आपतित कुल ऊष्मा। ये इसका अवशोषण क्षमता का ये एक फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि ये है क्या। हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ के ऊपर आपतित की गई कुल ऊष्मा उसके अपॉन में रखी है और अवशोषित की गई कुल ऊष्मा ऊपर रखी है, और इसका रेशियो निकालेंगे तो यही इसकी अवशोषण क्षमता होती है। परिभाषा कैसे बता सकते हैं? तो हम ऐसे बता सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा का उस पर आपतित कुल ऊष्मा से अनुपात ही उसकी अवशोषण क्षमता कहलाता है। तो हम बात करते हैं सर ये वाली है कि मान लीजिए किसी सतह के ऊपर 100 जूल ऊष्मा 100 जूल आई और उस 100 में से मान लो 70 जूल उसने अवशोषित कर ली। तो हम मानते हैं कि सर 70 उसने अवशोषित कर ली है तो 70 हम ऊपर रख लेंगे, और टोटल कितनी आई थी 100। तो इसका मतलब इसकी अवशोषण जो क्षमता होगी वह 70/100 हो जाएगी। कभी कभी जो ये वैसे क्या होता है, हर एक वस्तु की जो अवशोषण क्षमता होती है वह 1 से कम निकलती है, लेकिन कृष्ण पिंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक बॉडी, कृष्ण पिंड की जो अवशोषण क्षमता है वह 1 होती है। मतलब क्या है
कि अगर उसके ऊपर 100 जूल ऊष्मा आई तो वो 100 की 100 जूल ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, लगभग पूरी की पूरी ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, इसीलिए उसका नाम कृष्ण पिंड होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि कृष्ण पिंड की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो वो होती है 1, क्योंकि जितनी ऊष्मा उसके ऊपर आएगी वह पूरी की पूरी को अवशोषित कर लेगा। तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, 100 से 100 कटकर 1 आएगा। तो इस पॉइंट को हम नोट पॉइंट में लिखेंगे कि कृष्ण पिंड कृष्ण पिंड पिंड की अवशोषण क्षमता 1 होती है। डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, BLACKBODY, ब्लैक बॉडी। अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो उसकी अवशोषण क्षमता कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि जितनी ऊष्मा उसके ऊपर आएगी उतनी पूरी की पूरी ऊष्मा को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसकी ऊष्मा एक, उसकी जो अवशोषण क्षमता है वह 1 होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें समझ में आया होगा कि सर अच्छा यहाँ से अभी एक और कुछ और 2-3 बातें और हैं। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम उसको भी लिखते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी पदार्थ की विकिरण शक्ति, कोई पदार्थ है अपने अंदर से कितनी विकिरण ऊष्मा निकालेगा, यह किस पर निर्भर करती है? तो सर ये समानुपाती होती है वस्तु के तापमान पर। वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊष्मा को विकिरण के रूप में निकालेगी, ये तो इसके समानुपाती हो गया। प्लस वस्तु की उत्सर्जक सतह, जो वस्तु की जो उत्सर्जक सतह है उसके भी समानुपाती होती है। मतलब सतह का जो क्षेत्रफल है अगर ज़्यादा होगा तो ऊष्मा भी वह ज़्यादा निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, और सतह जितनी कम होगी तो वह उतनी ही कम ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। ये कह रहा है दो समान द्रव्यमान तथा भिन्न भिन्न आकार, एक गोल तथा दूसरी घनाकार है। दो हमारे पास मान लो धातु के टुकड़े हैं, दोनों के दोनों समान द्रव्यमान के हैं, एक गोलाकार है तो एक घनाकार है। घन आपने देखा होगा क्यूब, वैसा है। दोनों को समान तापमान देकर गर्म किया जाता है, तो कौन सबसे पहले ठंडा होगा? तो एक बात बताओ, जो गोल आकृति होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सतही क्षेत्रफल वह मिनिमम होता है। संसार की यह एकमात्र ऐसी आकृति है जिसका सतही क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। अगर इसके अलावा कोई भी आकार की वस्तु लेकर आएंगे उसका क्षेत्रफल गोले से हमेशा ज्यादा निकलता है। अब द्रव्यमान दोनों का सेम है तो समान धातु होगी। अब एक गोल है और एक घनाकार है, तो जो घनाकार होगी उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो जो घनाकार होगी वह पहले ठंडी हो जाएगी। तो ये इस सवाल का जवाब है, ये इस सवाल का जवाब है। उस सवाल, ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा कि जो घनाकार वस्तु होगी वह पहले ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है। और इसने क्या बोला है? विकिरण शक्ति पृष्ठ क्षेत्रफल के उत्सर्जक सतह के समानुपाती होती है। अगर उत्सर्जक सतह बड़ी है तो सर उतनी ही ज्यादा विकिरण ऊष्मा निकलेगी और वह वस्तु उतनी ही तीव्र गति से ठंडी होगी। तो ये सवाल हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सर ये वाला पॉइंट, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश विकिरण में अंतर क्या है? अब हमने अभी बोला था कि सर ऊष्मीय विकिरण होता क्या है? प्रकाश की तरह ही किरण के माध्यम से चलता है। तो इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो देखो अंतर इसमें क्या है, जैसे मान लो ये है प्रकाश विकिरण, विकिरण। तो प्रकाश विकिरण कैसा होता है? वो इस तरह से होता है, आप चित्र देखकर ही समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए प्रकाश विकिरण है और यहाँ आता है ऊष्मीय विकिरण, ऊष्मीय विकिरण, विकिरण। अभी दोनों का मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप आराम से अंतर स्पष्ट कर सकोगे। ये देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? यहाँ देख रहे होंगे कि सर ये दो सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य होती है, तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कम है और यहाँ पर तरंग दैर्ध्य देखो कितनी है। यहाँ पर ये तरंग दैर्ध्य कितनी है? ये इतनी है। तो यहाँ पहला अंतर तो यही है कि सर जो प्रकाश विकिरण है उसकी जो वेवलेंथ होती है वह तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो देखो यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है।
और जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, यहाँ तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। अब हम बात करें तरंग दैर्ध्य का जस्ट उल्टा होता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो जो प्रकाश विकिरण होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है अगर मैं समान डिस्टेंस लेता हूँ, मान लो इतनी डिस्टेंस लेता हूँ, ये जो तरंग है वो यहाँ से यहाँ तक चली है, इतनी डिस्टेंस ली है, तो सर इतने में इसके तो 3 कंप्लीट चक्कर हो गए। इसका मतलब यहाँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 3 होगी, और अगर इतनी ही दूरी यहाँ पर कवर करते हैं तो यहाँ 1 हो पाया है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो हमें दिख भी रहा है कि सर इतने बीच में एक लूप इसका यहाँ तक कंप्लीट हो पाया है, और सर इतने बीच में इसके कई लूप कंप्लीट हो गए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी कम है। वेवलेंथ इसकी कम है और इसकी ज़्यादा है। तो ये हमें समझ में आ गया। दूसरा इसमें एक और अंतर है कि जो प्रकाश विकिरण कब उत्पन्न होता है, जब टेम्परेचर हाई हो, जब जब ताप ताप उच्च हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टेम्परेचर हाई होगा तब ये प्रकाश विकिरण उत्पन्न होता है। लेकिन ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर कम ताप पर भी उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है हो जाता है। इतना हमें समझ में आ गया कि सर जो प्रकाश विकिरण है और ऊष्मीय विकिरण है उसमें स्पष्ट हमें 3 अंतर नजर आ रहे हैं। सर पहला अंतर कि प्रकाश विकिरण की तरंग दैर्ध्य कम होती है, ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। अगला, प्रकाश विकिरण की जो वेव वो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और ऊष्मीय विकिरण की फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर कि सर जो प्रकाश विकिरण है वह तभी उत्पन्न होगा जब हाई टेम्परेचर होगा, और ये जो ऊष्मीय विकिरण है वह तब उत्पन्न होगा जब बिल्कुल लो टेम्परेचर होगा, तब भी ये हो जाता है। वस्तु अगर बिल्कुल कम गर्म होगी ना, बहुत ही नामात्र के बराबर गर्म होगी, तब भी ये वाला विकिरण उत्पन्न हो जाता है। ये इनमें स्पष्ट अंतर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। देखो अगली क्लास में मैं क्या पढ़ाऊँगा, ऊष्मा की ये अंतिम क्लास होगी अगली वाली। उसमें 2 बातें, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है और गुप्त ऊष्मा क्या होती है। उसके बाद न्यूटन का शीतलन का नियम है, और भी उसमें कुछ नियम हैं ऊष्मा से रिलेटेड, कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को भी हम पढ़ेंगे। तो इससे आगे आने वाली जो क्लास है उसमें ये जो हीट यूनिट है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।